Assalamu alaikum students. Today we are going to read lesson number 14 of book 2 लुई पास्चर. लुई पास्चर जी कौन था, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं जी. Pasteur was born in quite humble circumstances at Dole in the Jura district of France in 1822. जैसा कि आपको याद है कि हम जो येलो मार्क करते हैं हम वर्ड्स मीनिंग्स के लिए करते हैं, और जो रेड मार्क करते हैं वो आपको पता है कि हम अंडरलाइन करने के लिए करते हैं, जो हमें हेल्प करता है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में, हमारे एमसीक्यूज में, और जो क्वेश्चन आंसर्स हमने लर्न करने होते हैं एट द एंड ऑफ आवर लेसन, तो उसके लिए हम लोग अंडरलाइन कर रहे होते हैं. तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने अंडरलाइन करना होता है. सो अभी जो रेड में आपको नज़र आ रहा है आप उसको अंडरलाइन करते चले जाएंगे. सो अभी हमें क्या पता चला जी, पास्चर जो है वो डोल में, फ्रांस की ये ज्यूरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 1822 में इसकी बर्थ हुई है, और बहुत ही सादा से हालात हैं जहाँ पर ये पैदा हुआ है जी. हिज फादर एज अ यंग मैन हैड बीन वन ऑफ नेपोलियंस कॉन्स्क्रिप्ट्स, यानी आर्मी मैन थे, एंड हैड won the cross of the Legion of Honor on the field of battle for valor and fidelity. और उन्होंने बहुत बहादुरी से और बहुत पुरखुलूस होकर, बहुत लॉयल्टी के साथ उन्होंने वहाँ पर फाइट किया है जी, और विन किया. इनके फादर ने, किसके फादर ने? पास्चर के फादर ने. Thus the son was fortunate in possessing forebears of character and strength. जी, तो लिहाजा जो पास्चर है इतने बहादुर बाप का बेटा है, तो उसने जो कैरेक्टर है, जो स्ट्रेंथ है, उसके फोरबेयर्स, उसकी जो वरासत है उसने अपने फादर से ली है. देयर इज मच एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द फादर ऑन द सन, पास्चर शोइंग टाइम आफ्टर टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिवोशन टू फ्रांस. जी, जिस तरह से बाप जो है वो बहुत लॉयल था टुवर्ड्स हिज कंट्री, तो बिल्कुल सी तरह से पास्चर जो है वो भी फ्रांस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपने आप को उसके लिए उसने वक्फ किया हुआ है. उसकी डिवोशन के ऊपर एक क्वेश्चन भी है आपका कि किस तरह से पास्चर ने अपना पैट्रियोटिज्म जो है वो प्रूव किया है, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो बताएंगे जिससे पता चले कि जी पास्चर जो है वो एक पैट्रियोट है जी. तो इसको हमने अंडरलाइन किया जी, ही वॉज परहैप्स इवन मोर ऑफ अ पैट्रियट देन ऑफ अ साइंटिस्ट, कि वो एक पैट्रियट था एक साइंटिस्ट होने से ज़्यादा. इन 1848 व्हेन द यूरोप वाज पॉलिटिकली अपहीव्ड, जी पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय हो रहा था, अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे यूरोप में 1848 में, तो उस वक्त क्या हुआ, पास्चर एनरोल्ड हिमसेल्फ इन द नेशनल गार्ड. तो उसने अपने आप को नेशनल गार्ड में एनरोल करवाया है ताकि किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स की सूरत में पास्चर जो है वो सर्व कर सके अपने कंट्री को. And seeing one in the place Diopanton, a sort of altar labeled, promptly placed on it all his worldly wealth, 150 francs. तो जी फिर उसके बाद जो उसके पास जितने पैसे थे वो भी उसने वहाँ पर डोनेट कर दिए हैं. इन अगैन 1870, तो ये हम दोनों चीज़ें जो हैं वो लिख सकते हैं जो प्रूव करती हैं कि पास्चर वाज अ पैट्रियट. तो अभी आगे जाकर जब हम दो तीन चीज़ें और करेंगे पास्चर की डिस्कवरीज़ के हवाले से, तो वो भी प्रूव करेंगी दैट पास्चर वाज अ पैट्रियट. तो इसमें से जो भी आप इजीली लर्न कर सकें आप वो उसके आंसर के लिए लिख सकते हैं जी. Again in 1870, he was returning from Germany to France, and at Strasbourg heard that France was on the verge of war. जी लड़ाई होने लगी है, वॉर होने लगी फ्रांस के साथ जर्मनी की. with verge of war with Germany, whereupon he hurried to Paris and was exceedingly disappointed when the military authorities refused to enroll him in the National Guard. अब 1848 में इसने अपने आप को एनरोल करवाया हुआ है नेशनल गार्ड में. 1870 में दोबारा से जैसे ही इसको पता चला है कि जी फ्रांस और जर्मनी की वॉर होने लगी है, तो ये 1870 में ये अपने आप को फिर से एनरोल करवाने के लिए गया है, जिस पर अथॉरिटीज़ ने इसको एनरोल करने से मना कर दिया. क्यों मना किया, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो उसके लिए हमने अंडरलाइन करना है आगे चलकर. ऑन द स्कोर दैट अ हाफ पैरालाइज्ड मैन वाज यूजलेस टू द आर्मी, क्योंकि उनको लगा कि जो पैरालाइज्ड मैन है, ये हाफ पैरालाइज इसलिए लिखा क्योंकि कंप्लीट इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट था पैरालिसिस का वो नहीं रहा, तो इसलिए उसको हाफ पैरालाइज्ड बोला गया है जी. और ब्रैकेट में वो बताई गई है बात जी, ही हैड अ पैरालिटिक स्ट्रोक 2 years बिफोर इन 1868. अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि किस वक्त उसको पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था, यानी उसको किस वक्त फालिज का अटैक हुआ था, तो आपने बताना है 1868 में. तो जिस वक्त इसको पैरालिसिस अटैक होता है 1868 में, नेवर शुक ऑफ द
द फिजिकल इफ़ेक्ट्स, तो उसके जो फिजिकल इफ़ेक्ट्स यानी उसके कुछ ऑर्गन्स जो थे उससे मुतासर हो गए थे. Though after 2 years he was able to continue his mental work as well as ever before, लेकिन अल्लाह पाक ने उस पर ये करम किया था कि उसका जो माइंड था, जो उसका ब्रेन था, वो जैसे पहले काम करता था बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था बाद में भी जी. However, to return to his boyhood, अब जी उसकी अर्ली लाइफ पर चले जाएं, इस पर भी आपको एक क्वेश्चन है जिस तरह से हमने फ्लेमिंग पर भी क्वेश्चन किया. However, to return to his boyhood, when he was 2 years old, the family moved from Dole to Arbois. Underline हम करेंगे जी. When he was 2 years old, the family moved from Dole to Arbois, where his father bought a small tannery. वहाँ पर उन्होंने एक small tannery जो है वो खरीद ली है. And here pastor was sent to school at the communal college, where at first he showed no interest. तो जिस तरह आपको बिल्कुल शौक नहीं होता sometimes कुछ स्टूडेंट्स को, तो उस तरह से जो पास्चर है उसको भी शुरू में कोई इंटरेस्ट नहीं था जी स्टडीज़ में, वट एवर इन बुक्स और स्टडी. एट फर्स्ट ही शोड नो इंटरेस्ट इन बुक्स और स्टडी, उसको कोई शौक नहीं था पढ़ने लिखने का. बट डिवोटेड हिज अटेंशन ऑफ टू फिशिंग एंड मेकिंग स्केचेस ऑफ हिज कंपेनियंस. अगर आपसे पूछा जाता है कि वो क्या करना चाहता था, फिर अगर वो पढ़ता नहीं था तो क्या करता था, तो वो फिशिंग करता था और अपने फ्रेंड्स की स्केचिंग किया करता था, उनकी पेंटिंग्स, उनकी ड्राइंग्स बनाता था. However, directly he grasped the fact that his education was a great drain on the family funds. जी जिस तरह से आपको बार बार टीचर्स आपको बताते हैं कि देखें आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना पैसा लगाया है, आपकी फ़ीस पे कर रहे हैं, आपकी किताबों का ख़र्चा है, आपको यूनिफॉर्म लेकर दिया है, आपके ट्रांसपोर्ट का सब चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें वो पूरी कर रहे हैं. तो अब आपके ऊपर है कि आप उनको उसका आउटपुट दीजिए और वो किस सूरत में होगा, आपकी कामयाबी की सूरत में. तो उसके लिए कि आपने अच्छा सा पढ़कर उनको दिखाना है ताकि उनको लगे कि जो उन्होंने इतनी मेहनत की है तो वो ज़ाया नहीं गई है. तो बिल्कुल जब इसको ये एहसास हुआ कि उसकी एजुकेशन जो है उसकी फैमिली फंड्स पर एक बोझ है, was a great drain on the family funds, he set himself in earnest at school and soon developed the passion for work which marked the whole of the rest of his life. तो तब उसका जो है शौक पैदा हुआ और उसके बाद वो शौक कभी सारी ज़िंदगी नहीं गया, फिर तो वो बहुत एक अच्छा लाइक स्टूडेंट बन गया था. तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इससे इम्प्रेस होना है, इनसे इंस्पायर होकर आपने भी अपनी स्टडीज़ की तरफ इसी तरह से तवज्जो देनी है. द कॉलेज एट Arbois did not teach philosophy, and so after a time Pastor went on to Besancon, a bigger place with better educational provision, where he graduated in science and arts and was given a post on the college staff. जिसने ग्रेजुएशन किया है साइंस एंड आर्ट्स में और यहाँ पर कॉलेज स्टाफ में इसको एक पोस्ट भी मिल गई है. ही वॉज ऑलरेडी मच इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में उसको पहले बहुत अच्छी लगती थी जी, टू मच सो फॉर द प्रोफेसर ऑफ दैट सब्जेक्ट इन बेसनकॉन, whom pastor used to embarrass, उसको बहुत तंग करता था जी विद unanswerable questions. The professor in question disapproved of saying I don't know and used to try to keep pastor in his place, और उसको बहुत ज़्यादा डांटता था कि अपनी औकात में रहो, by telling him that questions were to be asked by the teacher of the scholar and not vice versa, कि इस टीचर का काम होता है कि क्वेश्चंस करे, स्टूडेंट का काम नहीं होता कि वो क्वेश्चन करे. हालांकि स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन करेंगे एक अच्छे टीचर की निशानी है कि फिर वो उसको आंसर करता है जी. इन 1842, that is when he was 20, he went in for the entrance examination to Great École Normale in Paris and came out 14th on the list, whereupon he refused to enter, being so disappointed at not getting a higher place. 14 नंबर पर आया उसका नाम, 14th नंबर पर उसका नाम आया और उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने जाएगा, वो मज़ीद मेहनत करेगा ताकि इससे भी ऊपर वाली प्लेस ले सके. वो इतने 14th रैंक पर वो एडमिशन नहीं ले सकता. सो ही टूक द एग्जामिनेशन अगैन इन द फॉलोइंग ईयर. अगले साल उसने दोबारा इम्तिहान दिया. इट वॉज 4th ऑन द लिस्ट, विच अपरेंटली मोर और लेस सेटिस्फाइड. और इस पर थोड़ा सा उसने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर उसने एडमिशन ले लिया. At this point, one may say a word about his private affairs. In 1848, at the age of 26, he became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg. जी यहाँ पर वो deputy professor बन गया है जी chemistry का in 1848. And here he met his future wife, who was the daughter of the rector of Strasbourg Academy. They were married in 1850 में इसकी शादी हुई है. And it seems that Pasha was so buried in his work, बहुत involved था अपने काम में, इतना busy रहता था on the wedding day that he entirely forgot the ceremony, कि वो शादी वाले दिन भूल ही गया कि उसकी शादी है, and had to be fetched by a friend, और उसका friend उसको लेकर गया. The marriage, however, is extremely happy. The wife seems to have been an important factor in her husband's work. और शादी अलबत्ता बहुत इनकी सक्सेसफुल शादी थी क्योंकि इसकी वाइफ जो है उसने अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट किया, उसको हेल्प आउट किया पूरी लाइफ.
In 1860, the French Academy offered a prize for the solution of the problem whether spontaneous generation was or was not a fact. अंडरलाइन हम करेंगे जी 1860 में spontaneous generation जो है उसका मसला हल कर दिया था पास्चर ने वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए। और क्वेश्चन ये था कि जी स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है या नहीं होती। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर आपसे क्वेश्चन आगे किया गया है कि जी स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती क्या है। तो जैसे इसका टाइटल आपको बता रहा है जी स्पॉन्टेनियस यानी खुद से ही जनरेशन, पैदा हो जाना, खुद से ही कोई चीज़ पैदा हो जाए। जैसे कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, जिस वक़्त अभी पास्चर ने डिस्कवरी नहीं की थी, तो उनको ये लगता था कि जो सुंडियाँ हैं, वो खुद से पैदा हो जाती हैं गोश्त में। तो उसके लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। अगर कुछ लोगों को याद हो, अपने पेरेंट्स से पूछे तो वो आपको बताएँगे कि उन्होंने अपनी क्लास 3 की साइंस की बुक में एक्सपेरिमेंट पढ़ा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन से ही वो रिलेटेड था, कि जिसमें गोश्त के एक टुकड़े को जो है वो एयर टाइट जार में बंद कर दिया जाता है, एक को जो है वो खुला रखा जाता है कुछ दिन के लिए, उसके बाद उसको कवर कर दिया जाता है और फिर उसमें देखा जाता है कि जो एयर टाइट था उसमें कोई सुंडी पैदा नहीं हुई है, जबकि जो थोड़े दिन के लिए खुला रखा गया और फिर उसको कवर कर लिया गया तो उसके अंदर बाद में सुंडियाँ पैदा होना शुरू हो गई और उसके बाद वहाँ से उससे मक्खियाँ बन गईं। तो इसने ये शो किया था। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, आप आई होप कि आपको समझ आ गया कि लोगों को लगता था सुंडी अपने आप पैदा हो जाती है। जैसे आपको लगता है कि चावल में सुंडी अपने आप पैदा हो जाती है, तो असल में आपने ब्राउन कलर का कीड़ा देखा होगा चावल के अंदर, वो अंडे देता है और उसके बाद ये पूरा एक उसका साइकिल है, जो आपने अक्सर पढ़ा होगा जब आपके जो इंसेक्ट्स जब उन वो चलते हैं, अंडे से निकलते हैं लार्वा, प्यूपा, ये सारे के सारे स्टेजेस जो हैं वो चलते हैं। उसके बाद वो उसमें से फाइनली वो कीड़ा निकलता है, बटरफ्लाई निकलता है, फ्लाई निकलता है। तो वो जो आपको चावल के अंदर सुंडी नज़र आती है, फिर आप सोचते हैं अच्छा कुछ सुंडियाँ चल रही हैं, कुछ सुंडियाँ जो मरी हुई हैं, तो वो मरी हुई नहीं होती, वो प्यूपा की स्टेज होती है जिसमें वो अपने आप को एक होल में बंद कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से कीड़ा निकल आता है। तो पास्चर ने ये प्रूव किया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होती है, कोई भी चीज़ अपने आप पैदा नहीं हो सकती है जब तक कि वहाँ पर जर्म्स मौजूद नहीं होंगे। अगर आपका खाना पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है तो वो उसकी वजह ये होगी कि आपने उसको ओपन रखा है। आप अगर उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो फ्रीज़ करने पर अब उसके सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो गए हैं, उसका टेम्परेचर ऐसा डाउन हो गया है कि वहाँ पर अब कोई बैक्टीरिया फ्लरिश नहीं कर सकते। बट एज सुन एज़ आप उसको ओपन में रखेंगे, वहाँ पर बैक्टीरिया फ्लरिश करेंगे और वहाँ पर ग्रो हो करेंगी सारे जर्म्स और उसके बाद वहाँ पर वो चीज़ आपकी ख़राब होगी। तो ये चीज़ जो है वो पास्चर ने बताई है वहाँ पर। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, चूँकि एक क्वेश्चन है तो आप इसको याद करने से पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती क्या है। तो जी पास्चर एंटर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन एंड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल इन द नेगेटिव। उसने कहा नहीं होती है, प्रूविंग दैट इफ अ सब्सटेंस बी सफिशिएंटली हीटेड टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ एंड इफ द एयर इन कॉन्टैक्ट विद इट बी फिल्टर्ड सो दैट इट इज़ फ्री ऑफ जर्म्स एंड द सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर, यानी फिर उसमें कोई भी बैक्टीरिया पैदा नहीं होते, उसमें किसी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन, कोई चेंजेस नहीं होती हैं। दैट इज़ बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप इन इट, क्योंकि उसकी जो एयर है वो भी प्योर है और वहाँ पर भी यानी वैक्यूम में अगर रख दिया जाए तो फिर उसमें बैक्टीरिया नहीं पैदा हो सकते। एज यूजुअल हिज ओपोनेंट्स सेड दैट दे हैड ऑब्टेन्ड ऑपोजिट रिजल्ट्स, सो पास्चर आस्क्ड फॉर आर्बिट्रेशन। जी पास्चर बस साहब बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा कि ठीक है इसके ऊपर भी एक JIT बनानी चाहिए। तो वो मैंने JIT आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला है। जैसे आपके क्रिकेट में जब अंपायर कोई डिसीजन लेता है और उसके कॉन्ट्ररी कोई भी उठकर कह देता है कि कोई प्लेयर कह कि जी मैं आउट नहीं हुआ, तो उसके बाद थर्ड अंपायर की तरफ जाया जाता है। थर्ड अंपायर इज़ अ न्यूट्रल अंपायर के जो चीज़ों को पूरी तरह से जज करता है, उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद फिर वो अपना एक डिसीजन देता है कि जी ये कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी गलत है। तो पास्चर ने कहा कि जी एक कमीशन बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए एक जजमेंट के लिए, एंड द अकेडमी अपॉइंटेड अ कमीशन। तो फिर एक कमीशन बनाया गया बिफोर विच पास्चर एंड हिज एडवर्सरीज, उसके जो ओपोनेंट्स थे, वर टू रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने थे जी वहाँ पर। ऑन द अपॉइंटमेंट डे पास्चर अपीयर्ड लोडेड विद ऑपरेटर्स, पास्चर तो आ गया ऑपरेटर्स लेकर साथ में। हिज ओपोनेंट्स हाउएवर हैड नन, दैट दे सेड द वेदर वाज अनफेवरेबल, दे वुड लाइक टू वेट। तो जो उसके ओपोनेंट्स थे
वो कोई भी ऑपरेटर्स नहीं लेकर आए, खाली हाथ और उन्होंने आकर कहा कि जी वेदर फेवरेबल नहीं है, इसलिए वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। द कमीशन वेरी रीजनेबली रिफ्यूज पास्टर डिड एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली इन वन द प्राइज। उसने सबके सामने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और प्राइज जीत लिया। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स पास्टर फाउंड दैट सम germs are very difficult to destroy by heat, that is milk develop bacteria even after several minutes boiling, but after raising the temperature 10 degrees centigrade above boiling point he found that no bacteria were left alive. अब आपने देखा होगा कि आपकी मदर जब दूध बॉईल करती हैं तो वो कुछ मिनट के लिए उसको बॉईल करते रहने देते, उससे क्या होता है कि फॉर द टाइमिंग तो उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन जब आप उसका चूल्हा बंद करते हैं तो वो उसके बाद दोबारा से पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो है जब आप उसका टेम्परेचर जो है वो कुछ देर के लिए कांस्टेंट रखते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव बॉइलिंग पॉइंट लेकर जाते हैं, तो फिर वहाँ पे बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाते हैं। और फिर जैसे अगर आप कभी पैकेजिंग जो है या आपके जो पैकेट वाले दूध हैं, अगर आप उनके एड्स देखें, उनकी एडवर्टाइजमेंट देखें, तो आपको पता चलेगा, वो आपको बताएंगे कि जी इस तरह हीट किया गया, फिर उसको वहाँ पर प्यूरिफाइड एयर जो थी उसमें वैक्यूम में करके उसको पैकेट में पैक कर लिया गया, इसलिए उसमें कोई जर्म्स नहीं है। तो इस किस्म की बात आपको बताई जाती है जी। दिस वर्क ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू बिकॉज इट स्टिमुलेटेड अदर साइंटिस्ट टू स्टडी द हैबिट्स ऑफ जर्म्स एंड मच ऑफ आवर मॉडर्न नॉलेज ऑफ दीज इनविजिबल बट वेरी एक्टिव प्लांट्स sprang from Pastor's discoveries। अच्छा जी, अब आप नोट करते चले जाएंगे कि एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थी उसके ऊपर पास्टर का जो काम था, उसकी वजह से साइंटिस्ट जो थे वो मोटिवेट हुए थे कि वो जर्म्स की हैबिट्स को नोट करें और मजीद डिस्कवरीज जो हैं वो इस किस्म की कर सकें। दिस ब्रिंग्स अस ऑन टू 1870। अब इसके बाद 1870 आ गया जी, व्हेन फ्रांस एंड जर्मनी वर प्लंज इनटू वॉर। अचानक से उनकी जंग शुरू हो गई। इन पास्टर एवर इंटेंसली लवर ऑफ फ्रांस was filled with sorrow, anxiety and with loathing of Germany। जर्मनी से उसको बहुत नफरत हो गई एकदम से। He wrote to the University of Bonn, Bonn जर्मनी में है जी, which had bestowed on him the degree of Doctor of Medicine, asking that his name should be removed from the faculty of the university, returning his diploma of which he speaks thus। उसके बाद ये उसके जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है उसके अपने वर्ड्स हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में। टुडे द साइट ऑफ दिस पर्चमेंट इज ऑडियस टू मी, यानी कि जो उसको डिग्री मिली हुई थी, उसने कहा कि जी मेरे लिए बहुत हेटफुल है, एंड आई फील ऑफेंडेड एट सीइंग माय नेम, और उसको बहुत गुस्सा आ रहा अपना नाम उस पर देखकर। प्लेस्ड अंडर द पैटर्न ऑफ नेम डूम्ड हैंसफोर्थ फॉरवर्ड टू एक्सक्रेशन ऑफ बाय माय कंट्री दैट ऑफ रेक्स गैलमस। जी एक्सक्रेशन जी, उसके जो नफ़रत उसके अंदर जो भरी हुई है, उसको जाहिर है कि अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत। इज़ अ पेट्रियट हैविंग ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ सोल्जर वे नाउ ही वाज रिफ्यूज्ड ऑन द स्कोर ऑफ फिजिकल इनकैपेसिटी। अब जब ये हमने बात पहले से पता चल चुकी हुई है कि जब वो 1870 में गया कि जी मेरा नाम एनरोल कर लें नेशनल गार्ड के लिए, तो रिफ्यूज़ कर दिया गया कि नहीं जी आप तो पैरालाइज्ड हैं इसलिए आपको नहीं किया जा सकता। तो दिस अनकंकरेबल मैन टर्न टू द स्वॉर्ड ऑफ साइंस एंड टुक अप द स्टडी ऑफ ब्रूइंग। तो इसने कहा कि अच्छा मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, इसने कहा कि मैं साइंस की तलवार यूज़ करूँगा। तो ये ब्रूइंग इंडस्ट्री की तरफ चला गया है जी। ब्रूइंग इंडस्ट्री क्या होती है जी? ब्रूइंग में बियर बनाई जाती है, फर्मेंटेशन की जाती है, तो इसमें बियर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं, उसको ब्रूइंग इंडस्ट्री कहा जाता है जी। इन ऑर्डर टू डिस्कवर मेथड वेयर बाय फ्रांस माइट प्रोड्यूस बियर एज गुड एज दैट मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी, यानी जर्मनी से अच्छी जो है वो बनाई जा सके। ही इम्पार्टेड हिज डिस्कवरीज टू द इंग्लिश ब्रूअर्स एज वेल एज टू द फ्रेंच with a rather illuminating remark, we must make some friends for our beloved France. In 1876, this work was published in a book called, which has been translated in English and is the best known of Pastor's books in England, where it has been of tremendous value. बहुत शानदार किताब in the brewing industry. Huxley once said that Pastor's work on fermentation alone saved France more than enough to pay the indemnity of the Franco-German War, कि जो फ्रांस और जर्मनी की वॉर हुई थी उससे जो फ्यूचर में लॉस होने वाला था उसको बहुत हद तक पे कर दिया फर्मेंटेशन के इस काम ने जो पास्चर ने किया था जी। However, Pasteur's work on fermentation did not stop short here. It had far more important effects on medicine, surgery, and public health. For it was the starting point for Lord Leicester's work on inflammation of wounds, कि जो आपके wounds जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, सूज जाते हैं, उसमें जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी, which in those days caused endless trouble after operations, often making amputation necessary, and frequently when this was not enough to save the patient's life, एम्पुटेशन की जाती थी कि उनके ऑर्गन्स ही काट दिए जाते थे जहाँ पर वो ज़ख़म ख़राब हो जाता था, क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई नहीं रास्ता होता था कि वो पेशेंट की लाइफ को बचा सकें। अबाउट 33% ऑफ डेथ्स फ्रॉम मेजर ऑपरेशंस occurred in pre-Listerian days, with the result that surgeons were unwilling to operate except as a last and desperate resort, कि जब तक वो आखिरी हल ना रह जाता तब तक वो ऑपरेशन नहीं करते थे, इसलिए बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ्स हो जाती थी।
Now, Pasteur's discovery that fermentation was due to bacteria set Lister wondering whether inflammation was not also a type of fermentation due to bacteria. तो अब इसमें से जब इसने सवाल का जवाब दिया वो यही था कि जी हाँ, इन्फ्लेमेशन वॉज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन ड्यू टू बैक्टीरिया, क्योंकि पास्टर जो है वो हैरान हो रहा था, सॉरी लिस्टर हैरान हो रहा था कि जी क्या जो इन्फ्लेमेशन ऑफ वुंड्स होती है यानी कि इन्फेक्शन हो जाती है, क्या वो भी फर्मेंटेशन की एक टाइप होती है। तो इस पर पास्चर ने ये जवाब दिया, गेटिंग द वुंड एंड एज द रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ ब्रिलियंट रिसर्चर्स ही प्रूव दैट दिस वाज सो। जी हाँ, इन्फ्लेमेशन वाज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन ड्यू टू बैक्टीरिया। सॉरी, ये येलो के साथ मार्क हुआ, अब इसको रेड के साथ आप कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एंड दैट इफ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वुंड्स इन्फ्लेमेशन वाज अवर्टेड। और अगर सिर्फ आप अपने जख्मों में से, अपने वुंड्स में से जर्म्स को निकाल देते हैं, निकाल बाहर करते हैं, तो आपकी जो सूजन है, जो उसकी इन्फेक्शन है, वो उल्टी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। द एंटीसेप्टिक मेथड इन सर्जरी हैज़ लेड टू एसेप्टिक मेथड ऑफ टुडे वेयर द आइडियल इज़ टू कीप द पेशेंट स्किन फ्री फ्रॉम जर्म्स। सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो ये कि पेशेंट की स्किन पर जर्म्स आने ना पाएँ, सो दैट द लिविंग टिश्यूज नीड नॉट टू बी सोक्ड इन कार्बोलिक एसिड व्हिच नीड्स टू डिस्ट्रॉय द टिश्यू एज वेल एज द जर्म, क्योंकि उसने टिश्यू को भी उतना ही नुकसान पहुंचाना है जितना वो जर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। हेंस दो द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द डॉक्टर्स हैंड्स एंड एवरीथिंग एल्स आर विगरसली डिसइंफेक्टेड। और ये आपको पता है कि हमने फ्लमिंग में पढ़ा था कि किस तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था इस चीज़ को कि डिसइंफेक्ट किया जा सके। तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके और उनके अपने हाथ थे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसइंफेक्ट की जाएँ। द वुंड इज़ नॉट दस ट्रीटेड अनलेस इट बिन ओल्ड वुंड ऑलरेडी इन्फेक्टेड। The enormous value of this work is shown by the fact that the death rate today in major operations has fallen to about 1%. तो आज जो डेथ रेट बहुत कम हो चुका है जी। टू रिटर्न टू पास्ट द अचीवमेंट बाय व्हिच ही इज बेस्ट नोन टू द मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि कॉमन मैन को भी पता चल गया। इस वर्क ऑन रिजी वाज लेड अप टू बाय एन इन्वेस्टिगेशन टू व्हिच ही वाज ऑलमोस्ट फोर्स्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था जी। जिस डिज़ीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो एक कॉमन मैन में भी मशहूर हो गया था, जैसे फ्लमिंग जो है वो वैक्सीनेशन की वजह से वो जो उसने किया था, फ्लमिंग ने डिस्कवर किया था जी, जिस वक्त उसने मोल्ड के ऊपर काम किया था। तो ये यहाँ पर इसी तरह से इसने काम किया है जो किस चीज़ के ऊपर, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ अ मिस्टीरियस एपिडेमिक ऑफ सिल्कवर्म डिजीजेस विच फॉर 15 और 16 ईयर्स हैड बीन डेवास्टेटिंग द सिल्क इंडस्ट्री इन द साउथ ऑफ फ्रांस। डिस्ट्रॉय कर दिया था उसने सिल्क इंडस्ट्री को फ्रांस में। नाउ द कीपिंग ऑफ सिल्क पम्प्स वाज वन ऑफ द चीफ होम इंडस्ट्रीज ऑफ द पीसेंट ऑफ द पार्ट ऑफ फ्रांस, के जो विलेजर्स थे फ्रांस में, उनका ये अपने घर में उन्होंने ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सिल्क वर्म इंडस्ट्री जो है वो की हुई थी शुरू। पर प्रैक्टिकली एवरी फैमिली सेट असाइड द बेस्ट रूम इन द हाउस फॉर द रेयरिंग एंड टेंडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। तो जो उनके घर में सबसे बेहतरीन कमरा होता था वो गेस्ट के लिए नहीं रखते थे, बल्कि वहाँ पर वो सिल्क वर्म्स को अपब्रिंगिंग उसकी करते थे, वहाँ पर उनकी नशोनुमा की जाती थी। द विमेन गॉट अप इवन ड्यूरिंग द नाइट टू सप्लाई द वर्म्स विद फ्रेश मलबेरी लीव्स। और ख़वातीन जो थी वो रात उठ उठ कर उनको मलबेरी लीव्स दिया करती थी। एंड टू सी द टेम्परेचर द रूम वाज जस्ट राइट, और देखती थी कि रूम का टेम्परेचर ठीक है या नहीं। दैट रीज इन द कॉमन ग्रीटिंग ऑन मीटिंग अ फ्रेंड इज टू बी नॉट हाउ डू यू डू बट हाउ आर योर सिल्क वर्म्स डूइंग। तो जब कोई एक फ्रेंड दूसरे से मिलता तो ये नहीं कहता था तुम कैसे, बल्कि पूछा जाता था कि तुम्हारे सिल्क वर्म्स कैसे हैं। Until 1849 the industry had flourished consistently, but in 1849 the moths were attacked by disease. हमें अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि जी सिल्कवर्म डिजीज़ कब आई, तो हमें पता होना चाहिए 1849 में। जो सिल्कवर्म जो थे यानी मॉथ्स थे, जो कीड़े थे रेशम के, उनको अटैक किया डिजीज़ ने 1849। इट वॉज थॉट इट वॉज द एक्सपोर्ट फॉल्ट एंड फ्रेश वंस वर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड फॉर वन सीजन दिस क्योर्ड द डिजीज़, बट इट रीअपीयर्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दीज इंपोर्टेड वर्म्स। यानी जो इम्पोर्ट किए गए उनके जो ऑफस्प्रिंग से, यानी उनके जो बेबीज़ थे, उससे जो फर्स्ट जनरेशन आई उसमें दोबारा से डिजीज़ आ गई। एंड सो द इनहाबिटेंट्स वर ड्रिवन टू इम्पोर्ट फ्रेश एग्स ईच ईयर, लिहाजा उनको हर साल जो है वो एग्स इम्पोर्ट करने पड़ गए। सून हाउएवर द डिजीज स्प्रेड टू नेबरिंग कंट्रीज अंटिल जापान वाज ओनली सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री फ्री फ्रॉम द डिजीज। दूसरे मुल्कों में फैल गई जी बीमारी। दिस रिड्यूस द सिल्क ग्रोअर्स टू डिस्पेयर, थाउजेंड्स फैमिलीज वर फेस्ड विद रुइन। तबाह हो गई बहुत सारी हजारों फैमिलीज एंड थिंग्स वर सो सीरियस दैट इन 1865 द गवर्नमेंट आस्क्ड पास्टर टू इन्वेस्टिगेट डिजीज। तो अंडरलाइन हम करेंगे जी, गवर्नमेंट ने पास्टर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा 1865 में। तो हुआ क्या, एट फर्स्ट ही रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज अ केमिस्ट नॉट अ जनरल नेचुरलिस्ट एंड हैड नेवर टच्ड अ सिल्क वर्म इन हिज लाइफ, बट ही प्लीडेड इग्नोरेंस इन वैन। लेकिन उसकी इस
मिनट से माजरत का कोई भी हल नहीं निकला. So much the better, replied M. Dumas, who bore the message from the government. You will only have the ideas which come to you from your own observation. आपने सिर्फ अपने आइडियाज़ जो हैं हमसे शेयर करें. This coupled with this sympathy for the people of the devastated region, जो तबाहशुदा हित्ता था उसकी वजह से उनके लोगों की जो हमदर्दी थी उसके दिल में, overcame his reluctance, तो उसकी जो इनकार था आखिरकार उस पर हावी हो गई. He set out for Alice, a town in the Silk District. Now earlier observers had noticed microscopic grains or corpuscles in the bodies of diseased worms. ये काम हो चुका हुआ था पहले ही कि जो diseased worms है यानी बीमार जो थे उनके ऊपर, उन worms के ऊपर कुछ ग्रेन्स, कुछ कॉर्पसल्स जिसको आप दाने कह सकते हैं, वो उगे बने हुए थे. बट nobody had succeeded in finding a remedy until Pasteur suggested collecting the eggs laid by each moth separately, only keeping those derived from healthy parents. अब उसने eggs collect किए. The only way in which this could be done by was by use of the microscope. अब माइक्रोस्कोप उसको यूज़ करना पड़नी थी, तो उसके लिए उसने ही रियलाइज दैट दिस इंस्ट्रूमेंट वुड बी अ स्ट्रेंज टेरिफिंग थिंग्स टू द पीजेंट्स, क्योंकि विलेजर्स जो हैं वो तो माइक्रोस्कोप को देखकर डर जाएंगे. सो ही ट्राई टू रीअश्योर देम बाय टेलिंग दैट दिस लिटिल गर्ल ऑफ 8 years ओल्ड वाज क्वाइट एट होम विद इट, कि जो 8 साल की लड़की है वो भी इसके साथ बहुत फेमिलियर है, वो भी इसके साथ काम कर सकती है आसानी के साथ. इन एडिशन ही डायरेक्टेड सिल्क वर्म्स ट्रेडर्स अटेंशन टू द नीड ऑफ अवॉइडिंग ओवरक्राउडिंग, uncleanliness, overeating and unhealthy conditions generally, since these weakened the insects and made them more liable to the disease. अब उसने जैसे ही काम शुरू किया उसने लोगों को कहा कि ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, और ये आपसे क्वेश्चन भी करा सकता है एमसीक्यूज़ में. तो वो अवॉइड क्या करना था जी? ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, अनक्लीनलीनेस नहीं होनी चाहिए, ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए, और अनहेल्दी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए. इन्हीं इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया. दिस ट्रीटमेंट दो इट वाज नॉट एट वंस adopted was very successful in decreasing the epidemic. It has been estimated that before Pasteur came to the rescue, France has lost 40 million francs through silkworm disease, and even more important result of this work was that it led Pasteur to study the infectious disease of the higher animals including man. अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कौन से काम के बाद पास्टर जो है उसने डिजीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया, तो वो सिल्कवर्म डिजीज़ के बाद किया जी. इट वॉज ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन द सिल्कवर्म दैट पास्टर सफर्ड फ्रॉम स्ट्रोक. इस दौरान जो है पास्टर को पैरालिसिस अटैक हुआ था जी. फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ विच ही नेवर शुक ऑफ. इट हैज बीन अट्रीब्यूटेड टू वर्क ऑन द सिल्क प्रॉब्लम, और चूंकि उसने दिन रात काम किया था. प्रोविडेंशियली हाउएवर हिज माइंड वाज नॉट इंजर्ड. In 1877 at the age of 55 he began to study the cattle disease named anthrax. अंडरलाइन कर लेंगे जी हम इसको कि कब उसने डिजीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए, दी एंथ्रैक्स को. इट हैड ऑलरेडी बीन सजेस्टेड दैट दिस वाज ड्यू टू अ germ, and Pasteur finally proved the truth of this theory and further worked out preventive treatment. He cultivated the anthrax bacillus in such a way that it became only mildly poisonous, and proved that these weakened germs introduced into animals' blood gave rise to only slight symptoms of anthrax and protected the animal from taking the deadly form, much in the same way as vaccination prevents smallpox. जी जो weakened germs थे एंथ्रैक्स बैसिलस के, वो एनिमल के अंदर इंजेक्ट किए गए, और उसके बाद उन जर्म्स ने प्रोटेक्ट किया एनिमल को डेडली अटैक से, डेडली डिजीज़ से. और वैक्सीनेशन में भी आपको पता है किसी तरह से होता है जी. दिस प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट हैज सेफगार्डेड मिलियंस ऑफ शीप एंड कैटल फ्रॉम द डिजीज़. उनको प्रोटेक्ट कर लिया. रिपोर्ट्स फ्रॉम फ्रांस एंड हंगरी शो दैट ऑन मैनी फार्म्स डेथ रेट फ्रॉम एंथ्रैक्स हैज फॉलन फ्रॉम 10 to 1% among sheep and from 5 to less than 1% among cattle. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ पास्टर्स वर्क, दैट ऑन ह्यूमन डिजीजेज. अब जी ह्यूमन डिजीजेज की बारी आ गई. उसमें सबसे पहले उसने क्या किया जी? ओवरकमिंग डिसलाइक ऑफ सीइंग सफरिंग, ही विजिटेड हॉस्पिटल्स कलेक्टिंग इन्फेक्शियस मैटर फ्रॉम पेशेंट, एग्जामिनिंग माइक्रोस्कोपिकली एंड आइडेंटिफाइंग द जर्म्स associated with various diseases. At the time of the maternity, hospitals were devastated by बहुत डिस्ट्रॉय हो रहे थे जी by puerperal fever in every country. बहुत सारे कंट्रीज़ में ये फीवर जो था ये बहुत ज़्यादा हो रहा था. एंड एन अपॉलिंग नंबर ऑफ वीमेन डाइड फ्रॉम द डिजीज़, और बहुत बड़ा नंबर जो था, बड़ा शॉकिंग नंबर ख़वातीन जो थी वो इस बीमारी से मर रही थी जी. पास्टर डिस्कवर्ड इट्स जर्मन इन एन इंटरेस्टिंग लिटिल एपिसोड इज quoted by M. Brooks in connection with the discovery. One did a discussion on puerperal fever which was taking place at the Academy of Medicine, while one of the most distinguished authorities was eloquently descending on the causes of epidemics of disease at maternity hospitals. वो causes के ऊपर बात कर रहा था जी. He was suddenly interrupted by pastor as follows: "It is nothing of all that which causes the epidemic is the doctor and his belongings which carry the germs from disease to the healthy woman." तो उसको इंटरप्ट किया पास्टर ने. उसने बताया कि असल में डॉक्टर जो है और उसकी जो चीज़ें हैं वो एक हेल्दी वुमन के पास बीमारी के जर्म्स लेकर आती हैं. एंड व्हेन द स्पीकर रिप्लाइड, बहुत superiority complex था जी उसको, then that he was afraid that would never discover the micro. Pastor rushed to the blackboard and draw the germ, saying, "Stop here, is it
is its picture. Nowadays, thanks to past and listed epidemics of disease in maternity hospitals are unknown. Puerperal fever जो है वो उसको बीमारी का इलाज निकाला है जी. We now come to how he discovered a method of making vaccines. ये क्वेश्चन है आपका जी. आप वैक्सीन कैसे उसने बनाने का तरीका डिस्कवर किया. वैक्सीन किसको कहते हैं अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है. वीकेंड जर्म्स inoculated, injected in measured quantities into human beings as a cure, इसको वैक्सीनेशन कहते हैं जी. कि जिसमें जो वीकेंड जर्म्स हैं उनको इनोकुलेट किया जाता है, उनको इंजेक्ट किया जाता है मेजर्ड क्वांटिटीज में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं या कम में नहीं, बल्कि मेजर्ड क्वांटिटी एक जो एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उसको ही सिर्फ इंजेक्ट किया जाता है. और प्रिवेंटिव द डिजीज कॉल्ड बाय द ऑर्डिनरी ऑन वीकेंड जर्म. He had gone away from his laboratory for holiday in 1879 while working at fowl cholera. अंडरलाइन हम करेंगे जी. फाउल कॉलरा 1879 में उस पर काम कर रहा था जी. काम करते करते एक दिन उसने कहा चलो मैं ज़रा छुट्टी पे होकर आऊँ. एंड ऑन हिज रिटर्न फाउंड ऑल हिज कल्टिवेशंस ऑफ जर्म्स डेड और डाइंग. उसने जो कल्टिवेशन किए हुए थे अपने फाउल कॉलरा के जर्म्स के, वो सारी की सारी कॉलोनीज जो सारे बैक्टीरिया जो थे वो मरने शुरू हो गए थे, कुछ मर गए हुए थे. ही प्रोसीडेड इज टू इनोकुलेट वेरियस बर्ड्स विद दीज dead or dying germs and found that the bird showed signs of illness but recovered. उसने जैसे हम पहले भी जानते हैं कि साइंटिस्ट जो है इसी किस्म की हरकतें करते हैं, तो जी उसने भी यही कुछ किया कि वो जो डेड और डाइंग जर्म्स थे उसने उठाए, उनको उसने बर्ड्स को इंजेक्ट कर दिए. द आइडिया द नकर टू हिम, और फिर उस पर क्या हुआ कि वो बीमार हुए लेकिन फ़ौरन ठीक हो गए. द आइडिया द नकर टू हिम ऑफ इनोकुलेटिंग देम विद अ फ्रेश लॉट ऑफ विरल जर्म्स ऑफ chicken cholera, and he was amazed at the result. That is, the birds still resisted the disease. The others which had not been previously dosed with the exhausted germs died. यानी कि जो वीकेंड जर्म्स जिनको नहीं लगाया गया था वो उन्होंने रेजिस्ट किया डिजीज़ को, जबकि जिनको नहीं लगाई गई थी ये डोज वो मर गए. सो ही अराइव्ड एट द मेथड ऑफ एट्यूनेटिंग जर्म्स. जी एटेनुएट क्या करना है जी, कल्टिवेट देम सो दैट दे आर वीकेंड, यानी उनकी जो कॉलोनीज बनाना, इस तरह से बनाना, इस तरह से उनको कल्टिवेट करना कि वो वीक हो जाएं. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट सच जर्म्स इनोकुलेटेड एंड इंजेक्टेड इनटू हेल्दी animal produced mild type of illness which protected the animal from attack by the virulent form of the disease. यानी कि जो उसके strong germs हैं उनसे उसको बचा लेगा. The first human disease to which Pasteur applied inoculation was hydrophobia rabies. सबसे पहले जो उसने वैक्सीनेशन जो की है वो हाइड्रोफोबिया के लिए की है. हाइड्रोफोबिया आपसे क्वेश्चन किया जाता है, ऑल्दो यहाँ पर नहीं है लेकिन आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ हाइड्रोफोबिया और या रेबीज़, व्हाट इज़ रेबीज़ और व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोफोबिया और रेबीज़. तो फिर आपने बताना है कि जो हाइड्रोफोबिया होता कैसे जी. द हॉरिबल इलनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग. जब पागल कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसे बीमारी होती है जी. To give one some idea of its horrors, one need only read such descriptions of the following of the child of 5 admitted to a French hospital. The unfortunate little patient presented all the characteristics of hydrophobia. अब ये जी सारी सिम्टम्स हैं हाइड्रोफोबिया की कौन कौन सी. स्पैज्म, रेस्टलेसनेस, स्पैज्म यानी कि बहुत स्वेयर किस्म की पेन होती है, मस्कुलर पेन. रेस्टलेसनेस, बेचैनी भी होती है. शॉर्ट एज द लीस्ट ब्रेथ ऑफ एयर, सांस भी सही से नहीं लिया जाता. और शिवरिंग होती है. एंड आर्डेंट थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं पिया जाता. अकम्पनीड विद एन एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, और आप स्वेलो नहीं कर सकते कोई भी चीज़, इवन कि अपनी थूक भी निकल नहीं सकते. कन्वर्सिव मूवमेंट्स और उल्टी की तरफ की मूवमेंट्स होती हैं. फिट्स ऑफ फ्यूरियस रेज, और बहुत गुस्से के दौरे भी पड़ते हैं. ये सारी जो सिम्टम्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए. द चाइल्ड डाइड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ हॉरिबल सफरिंग सफोकेटेड बाय द म्यूकस विच फिल्ड द माउथ. तो चूंकि वो स्वेलो नहीं कर सकता तो उसका जो म्यूकस था, जो थूक था, वो उसके मुंह में भर गया, उससे सफोकेशन हुई और उसकी डेथ हो गई. मैटर ऑफ फैक्ट जर्म हैज़ बीन नेवर बीन फाउंड बट इट वाज नोन दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड इन हाइड्रोफोबिया वाज द नर्वस टिश्यू. ये पहले से बात पता थी कि जो नर्वस टिश्यू को अफेक्ट करता है हाइड्रोफोबिया. तो फिर पास्टर ने क्या किया, पास्टर ट्राई टेकिंग सम ऑफ द नर्वस टिश्यू ऑफ एन एनिमल व्हिच हैड डाइड ऑफ द डिजीज एंड attenuating it by which he found could be done by exposing the spinal cord of rabbits to dry air which weakened it until the 14 days it was harmless. The attenuated spinal cord introduced into dogs rendered them immune to hydrophobia. अब उसने जो इसके weakened germs थे इस बीमारी के, रेबीज़ के, हाइड्रोफोबिया के, वो उसने इंजेक्ट किए डॉग्स में विद द ट्रीटमेंट. तो वो इम्यून हो गए हाइड्रोफोबिया से. बट द ट्रीटमेंट वाज नॉट ट्राइड इन ह्यूमन बींग्स टिल 1885. तो अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि कब फर्स्ट केस जो है उसके ऊपर ट्राई किया गया वैक्सीनेशन हाइड्रोफोबिया, तो 1885 में. When a boy Joseph Misr was brought to Paris for treatment from a little pace analysis, he had been bitten by a mad dog 2 days before. Now human beings do not
as a rule, develop hydrophobia for a month or so after being bitten, and Pasteur, being as usual extremely anxious to ward off suffering, undertook the treatment of the boy by inoculations, which were continued for 10 days. Meanwhile, the boy was hardly ill at all and played about the laboratory very happily, though Pasteur was devoured by fears and anxiety about the results. खाए जा रहा था उसको ये गम और दुख, बहुत परेशान था, इसलिए कि जो हाइड्रोफोबिया के जो सिम्टम्स हैं वो फौरी तौर पर डेवलप नहीं होते, वो 1 महीने के बाद भी हो सकते हैं, तो उसके बाद भी हो सकते हैं, तो लिहाजा जो है वो इस चीज़ पे बहुत परेशान था कि पता नहीं कैसे रिजल्ट्स आएंगे. However, the boy was absolutely cured, and 2 months later, a shepherd who had been bitten by a mad dog was similarly cured, and 3 months later, 356 cases had been treated with only one death. By 1899, more than 23,000 people had undergone the treatment. The number today must be larger still. The deaths among these were less than 0.5%, and there is no doubt that many of the rest were saved from a terrible death by Pasteur's work. तो अब हाइड्रोफोबिया आपको पता है कि 14 इंजेक्शंस लगते हैं. वो क्या होते हैं कि वो हाइड्रोफोबिया डिजीज़ के ही वीकेंड जर्म्स होते हैं, वो वैक्सीनेशन होती है जी. But though this was the last of Pasteur's great discoveries, his results were by no means confined to the cure of hydrophobia. सिर्फ लिमिटेड नहीं थे हाइड्रोफोबिया के लिए. But the fame of his success stirred up other scientists to try similar between 1880 आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जी कब लोग जो है उससे इंस्पायर होकर उन्होंने भी इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वो है जी हाइड्रोफोबिया. जिसके बाद उन्होंने इसके ऊपर किया. वो कौन कौन सी बीमारियां थी जी? कंजम्पशन, डिप्थीरिया, टाइफॉइड, लॉकजॉ, कॉलरा एंड माल्टा फीवर. In 1893, the antitoxin which cures diphtheria was discovered, and also the protective treatment for cholera. अब ये सारी उसके बाद ये सारी डिस्कवरीज हो रही हैं जी. Before the discovery of the antitoxin, 30.4% of diphtheria patients died. Now 8.3% died. In 1894-95, the germs of plague and the CT fly disease in animals were found. In 1896-97, the protective inoculation treatments of typhoid and plague were discovered, with the result that in Great War there was extraordinarily little typhoid in our army compared with the amount of the disease which had occurred in early campaigns such as the Boer War. यानी कि जितना पहले होता था अब इतना ज़्यादा ये इस किस्म की जो बीमारियां थी टाइफाइड और प्लेग वगैरह ये नहीं हो रही थी. In India during 1930, 93% of the British garrison were inoculated, and deaths from typhoid fell from usual 300 to 600 to only 20. सिर्फ 20 लोग जो थे उनकी डेथ हुई. In 1898-1900, it was proved that malaria and yellow fever were conveyed by mosquitoes. कि जी उस वक्त मलेरिया और येलो फीवर जो था वो बहुत ज़्यादा जो स्प्रेड हो रहा था जी. नाउ मलेरिया शेयर किल्स मिलियंस ऑफ मैन एंड वीकन्स मिलियंस मोर. इट वॉज रैम्पन इन बहुत ज़्यादा ये फ्लरिश कर रहा था इंग्लैंड में अंडर द नेम ऑफ एग टिल कंपैरेटिवली रिसेंटली, क्योंकि उस वक्त ये वबा की शक्ल ली हुई थी. इसने वैनिश्ड बाय ड्रेनिंग द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट्स. अब ये पता चल गया था कि जी बैन करना चाहिए है मलेरिया डिस्ट्रिक्ट्स को. यानी किस तरह से? नाउ वी नो द कॉज ऑफ द डिजीज दैट वी कैन फाइट इट इन 2 ways. 2 तरह से हम इससे फाइट कर सकते हैं. नंबर 1, बाय डिस्ट्रॉइंग द ब्रीडिंग places of the mosquito and by protecting the man from the bite of the. 2 तरीक़ों से, या तो आप मस्किटो की जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दें, और दूसरी चीज़ ये है कि आप इंसान को प्रोटेक्ट करें कि उसको मस्किटो बाइट ही ना कर सके. दस एवरी प्रोल ऑफ स्टैंडिंग वाटर एवरी पॉन्ट शुड बी ड्रेन्ड और ऑयल, यानी उसको या तो ख़त्म कर दिया जाए या उनके अंदर ऑयल डाल दिया जाए, जिसकी वजह से वहाँ पर मस्किटो जो हैं वो एग्स नहीं ले कर सकें, वहाँ पर डेवलप नहीं कर सकें. एंड ऑल सिस्टम्स, जितने भी टैंक्स हैं वॉल्स शुड बी केप्ट क्लोज, उनको बंद कर दिया जाए. For the mosquito lays its egg in water. Windows and doors must have wide gauge shutters, और windows और doors जो हैं उन पर wide gauge shutters यानी जालियाँ लगी होनी चाहिए हैं. Beds must be cured, must be protected by mosquito nets, और mosquito nets यूज़ करने चाहिए बेड्स पर. फाइनली quinine is invaluable as a preventative and cure. quinine जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो स्वीट लाइम है आप सितंबर में अक्टूबर में लेते हैं अगर मलेरिया के लिए कोई प्रॉब्लम हो. इट वॉज द नॉलेज दैट enabled the Americans to reconstruct the Panama Canal after the French had failed hopelessly with enormous loss of life and money owing to the ravages of malaria and yellow fever. In 1903-5, Bruce showed the sleeping sickness which devastates Central Africa, destroy कर दिया जी Central Africa, was conveyed by a species of CT fly. In 1905 in Uganda it caused 8,003 deaths. In 1910 the number was reduced to 1,546. सिर्फ इतनी deaths रह गई जी. It is impossible even to the catalog the list of the medical discoveries which have sprung from Pasteur's work, and especially since the Great World War, which forced us to deal with many hitherto little known diseases and conditions, are so to greatly increase our knowledge for them. For example, at the beginning of war, tetanus was tremendously common amongst
आर वूंडेड बिकॉज द सॉइल ऑफ बेल्जियम नॉर्दर्न फ्रांस इज फुल ऑफ द जर्म्स ऑफ डिजीज़। वहाँ पर जो टेटनस के जो डिजीज़ है वो बहुत कॉमन थी, हैंस अक्रॉस द अरोज द कस्टम ऑफ गिविंग एवरी वोंडेड मैन अ डोज ऑफ एंटी टेटनस सीरम। आज भी अगर कभी किसी को रोड पर गिर जाता है या चोट लग जाती है उसको फौरी तौर पर टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो जी वो यही चीज़ है विच रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेज ऑफ टेटनस टू अ टाइनी प्रोपोर्शन। एज एन एक्सप्रेशन ऑफ वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड द पास्चर इंस्टीट्यूट वाज बिल्ट इन पेरिस विद सब्सक्रिप्शंस के बहुत सारे डोनेशंस आए विच केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वाज ओपन इन 1888 एंड वाज द जॉय ऑफ पास्चर्स few remaining years। और अपनी ज़िंदगी में उसने ये सब चीज़ें होती देखी। इट हैड बीन वेल सेड द पास्टर ब्रॉट द फैक्ट्स ऑफ डिजीज एंड डेथ फ्रॉम द रियल मदर सुपर नेचुरल मेरेकुलस इनटू द रियल मदर नेचुरल। उससे पहले तो यही समझा जाता था कि अगर किसी को बीमारी हुई है तो किसी जिन भूत की वजह से हुई है या किसी की बददुआ की वजह से हुई है। डिजीज एंड डेथ फॉर द ग्रेट मिस्ट्रीज विद द ओकल्ट हेल्थ स्वे। और जो नजूमी थे और इस किस्म की जो चीज़ें करते थे वही उस पर घूमते रहते थे और घुमाते रहते थे। मलानिया मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस ऑफ द मून कॉस्ट ल्यूनेसी। और ये चीज़ पहले एक चलती थी, एक सोच थी कि जी चांद की वजह से पागलपन होता है। देयर वाज द ईवल विद दिस मॉर्बिफिक पावर्स। और कुछ ऐसी शैतानी ताकतें हैं जिनकी वजह से बीमारियां आती हैं। इन फीवर एंड इन एपिलेप्सी द बॉडी वाज पोजेस्ड बाय डेमन्स। और बुखार में और मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं वो जिन भूत की वजह से पड़ते हैं। ट्यूबरक्लोसिस द किंग्स इवल। और जो टीबी की बीमारी है वो बादशाह की बददुआ से होती है। टीबी के द सवरिन टच। और अगर बादशाह हाथ लगा दे तो ठीक हो जाता है। फार मोर देन ऑल अदर मैन पास्टर अबॉलिश फॉर एवर दी सुपरस्टिशन। पास्टर ने अपनी डिस्कवरी से ये तमाम की तमाम जितनी भी सुपरस्टिशन उन सबको ख़त्म कर दिया जी। पास्टर डाइड इन 1895 एट द एज ऑफ 23 एंड वाज बरीड इन द इंस्टीट्यूट। इसी पास्टर इंस्टीट्यूट में ही उसको बरी किया गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आपकी एक्सरसाइज उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं 9 क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। इसके अलावा हमने जो अंडरलाइन किया और जो क्वेश्चंस में शामिल नहीं है उनको आपने ज़रूर कर लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।